सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। मैं यहाँ पर एक कोण ले लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर एक कोण बना लेता हूँ और इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ। इस कोण को मैं नाम क्या दूंगा? तो इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ। समझो कि यहाँ पर है ये बिंदु A और ये जो बिंदु है ये है B, और इस बिंदु को हम यहाँ नाम दे देते हैं C। तो समझो कि हमें दिया गया है कि ये है कोण ABC। तो चलो यहाँ मैं B से शुरू करते हुए एक और कोण बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कोण बनाता हूँ, इसे इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ D। तो ये जो कोण है ये हो जाएगा DBA। तो मैंने यहाँ एक और कोण लिया है, कोण DBA। इसमें जो BA है वो दोनों में समान है। और मान लो कि यहाँ पर हमें जो कोण ABC है उसका मान दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इस कोण का हमें मान दिया है 40 डिग्री, और ये भी मान लो कि यहाँ पर जो कोण DBA है उसका मान हमें दिया है 50 डिग्री। तो यहाँ पर इसे मैं ले लेता हूँ 50 डिग्री। तो अब यहाँ पर बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं और वो सारी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो ज़रा ध्यान दो। अब सबसे पहले ये जो दोनों कोण हैं इनमें जैसा कि हमने देखा अभी, ये जो किरण है ये किरण BA, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है किरण BA। ये तो इन दोनों कोणों में समान है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ABC, यहाँ पर मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, ये कोण है ABC, और ये जो कोण है यहाँ पर ये कोण है DBA। इन दोनों में जो BA है वो तो समान है, यानी ये दोनों कोण आजू बाजू में हैं, ये दोनों कोण आसपास में हैं। तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। ऐसे कोण जो आसपास हों, जिनमें एक किरण समान हो, उन कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कोण DBC है इसका मान क्या होगा, तो ये जो कोण DBC है ये बनता है DBA और ABC से, यानी ये होगा 50 धन 40। यानी कि जो कोण है कोण DBC उसका जो मान है वो है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो मान है कोण DBC का वो बराबर है 90 डिग्री के। और ऐसे कोण जिनका मान बराबर होता है 90 डिग्री उन्हें हम कहते हैं समकोण। तो ये जो कोण है DBC ये है यहाँ पर एक समकोण, इसका मान है 90 डिग्री। और यहाँ पर तुम देखो तो ये जो DB है ये लंब है BC पर। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो DB है, जो DB रेखाखंड है वो लंब है रेखाखंड BC के। तो इस तरह से मैं ये भी दर्शा सकता हूँ कि ये दोनों जो रेखाखंड हैं या जो किरणें हैं वो एक दूसरे पर लंब हैं।
तो उनके बीच में जो कोण है वो है 90 डिग्री और ये कोण कहलाएगा समकोण। और हमने ये भी देखा कि ये दोनों जो कोण हैं ये मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो कोण है कोण ABC धन जो कोण है कोण DBA इन दोनों का जो मान है वो मिलकर बनता है 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। तो ये दोनों जो कोण हैं वो पूरक कोण हैं, कोण ABC और DBA। तो ऐसे जितने भी कोण होते हैं जिनको मिलाकर 90 डिग्री बनता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। और क्या होगा अगर दो कोणों को मिलाकर हमें 180 डिग्री मिले? तो चलो यहां पर मैं वापस से दो कोण बना लेता हूं। तो यहां पर मैं ये कोण बना रहा हूं, ये कोण यहां पर मैं वापस से ले लेता हूं। ये है A, ये है B और ये है C। और चलो मान लेते हैं कि इसका जो मान है वो है 60 डिग्री। और इसके साथ साथ मैं एक और कोण बनाता हूं, कोण DBA। तो मैं यहां से लेता हूं, ये है कोण DBA। तो ये हो जाएगा DB और A। तो सीधी सी बात है, जो BA है वो तो दोनों ही कोणों में समान है। तो ये दोनों हो गए आसन्न कोण। और यहां पर जो DBA का जो मान हम ले रहे हैं वो मैं यहां ले लेता हूं 120 डिग्री। तो यहां अगर तुम देखो तो जो इन दोनों का जो योगफल है वो 180 डिग्री है। तो यहां मैं लिखता हूं कि जो मान है हमारे कोण ABC का और इसमें अगर हम जोड़ेंगे कोण DBA का मान, यहां पर हम मान जोड़ते हैं कोण DBA का, तो हमें कुल उत्तर मिल रहा है 180 डिग्री। तो ऐसे जो दो आसन्न कोण होते हैं जो आसपास होते हैं और मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। तो अगर दो आसन्न कोण मिलाकर 90 डिग्री बनाए तो वो होते हैं पूरक कोण, और अगर 180 डिग्री बनाए तो वो होते हैं संपूरक कोण। और अगर हम यहाँ DBC कोण की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है जो हमारा जो DBC कोण है वो होगा 120 धन 60, यानी वो होगा 180। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो हमारा मान है कोण DBC का वो है 180 डिग्री। तो ऐसे जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीधा कोण। तो यहां पर जो कोण DBC है वो है एक सीधा कोण, या इसे हम रेखिक युगल कोण भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना आसन्न कोण, समकोण, पूरक कोण, संपूरक कोण और सीधे कोण के बारे में। यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है और हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए सीधे शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल है कि कोण BGD के आसन्न कोण का नाम बताइए। तो हमें चाहिए कोण BG और यहाँ पे ये D। तो ये रहा हमारा कोण BGD। मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये रहा कोण BGD। हमें बताना है इसके आसन्न कोण का नाम। अब आसन्न कोण वो कोण होता है जिसमें इस कोण BGD की एक किरण समान हो। तो यहाँ पे अगर मैं किरण लेता हूँ BG और उस किरण के साथ एक और किरण जोड़ता हूँ GA और एक कोण बनाता हूँ BGA, तो BGA जो कोण है वो BGD का एक आसन्न कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो कोण BGA है वो BGD का एक आसन्न कोण है। और यहाँ पे और भी सारे आसन्न कोण हैं। यहाँ पे अगर BG जो इसकी एक किरण है, इस BG किरण के साथ अगर मैं किरण GF जोड़ दूं तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा BGF, ये भी BGD का आसन्न कोण होगा। तो हमें एक और कोण मिल रहा है कोण BGF, ये भी इस BGD कोण का आसन्न कोण है। और अगर मैं इस दूसरी किरण की बात करूं, किरण GD, तो किरण GD के साथ अगर मैं किरण GE मिला दूं तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा कोण DGE, ये भी होगा आसन्न कोण BGD का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोण DGE भी आसन्न कोण है कोण BGD का। और
इसके साथ अगर मैं जी डी जो किरण है उसके साथ अगर मैं किरण जी एफ मिलाऊं तो यहाँ पे ये कोण बनेगा डी जी एफ, और ये डी जी एफ कोण भी, कोण डी जी एफ भी इस बी जी डी का आसन कोण होगा। तो हमसे तो एक ही कोण का नाम पूछा गया था और हमने बहुत सारे बता दिए यहाँ पे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ और अगले सवाल की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कोण ई जी ए के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का नाम बताइए। तो हमें चाहिए कोण ई जी ए, कोण ई जी और ए, तो ये कोण हो जाएगा कोण ई जी ए, और हमें चाहिए इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का नाम। अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, तो मैं यहाँ बनाता हूँ। अगर हमारे पास दो रेखाएं हों और वो दोनों रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हों, तो यहाँ पे कुल दो जोड़े बनते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो कोण है इसके ठीक सम्मुख, ठीक विपरीत, ठीक सामने ये जो कोण होता है ये होता है इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या इसे हम शीर्ष कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो कोण है कोण ए जी ई या ई जी ए, इसके सामने, इसके सम्मुख यहाँ पर ये जो कोण है, इसी प्रकार से ये जो कोण होगा कोण डी जी बी या कोण बी जी डी, ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो हमें मिल रहा है कि ई जी ए का जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है वो है बी जी डी। तो कोण बी जी डी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ई जी ए का। तो चलो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कोण डी जी एफ के रेखिक युगल कोण का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो डी जी एफ कोण ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डी जी और हमारे पास है यहाँ पे एफ, तो ये हो जाएगा कोण डी जी एफ। अब हम ढूंढ रहे हैं रेखिक युगल कोण। अब रेखिक युगल कोण के लिए हमें DGF के साथ एक आसन्न कोण चाहिए होगा कि जब हम इन दोनों कोणों की बाहरी किरणों को मिलाएं तो हमें एक सीधी रेखा मिले। तो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ ज़रा। तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे DGF के साथ एक आसन्न कोण मैं लेता हूँ, ये वाला, ये कोण DGC। तो अगर तुम देखो तो ये दोनों आसन्न कोण है और DG जो किरण है वो समान किरण है, और इनकी जब मैं ये बाहरी किरणों को मिलाऊंगा तो यहाँ पे तुम देखो तो हमें मिल रही है एक सीधी रेखा। इसे कहते हैं हम एक सीधा कोण। तो DGF का जो रेखिक युगल कोण है वो है DGC। रेखिक युगल कोण वो कोण होता है जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें 180 डिग्री या एक सीधा कोण मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेखिक युगल कोण है DGF का वो है DGC। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोण DGC जो है वो रेखिक युगल कोण है। तो क्या तुम खुद से कोशिश करके एक और इसका रेखिक युगल कोण निकाल सकते हो? तो ज़रा ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है DGF, हमें चाहिए इसका एक आसन्न कोण। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक आसन्न कोण और यहाँ रुक जाता हूँ। यहाँ इसलिए रुक गया क्योंकि अब इनकी बाहरी रेखाओं को जब हम मिलाएंगे, बाहरी किरणों को, तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी और इन दोनों का जो योगफल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे DGF के साथ ये जो FGA कोण है ये भी कोण FGA, ये भी इसका रेखिक युगल कोण है। तो चलो अब हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा आखिरी प्रश्न है कोण FGB के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का नाम बताइए। तो हमें चाहिए कोण FGB। तो यहाँ पे है F, ये रहा G और ये रहा B। तो ये हो गया कोण FGB और हमें चाहिए इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये तो हमने अभी अभी बात की थी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के लिए हम यहाँ एक ये रेखा बना लेते हैं, ये वाली, और एक ये वाली रेखा। तो ये कोण हमें दिया गया है
और इसके सम्मुख जो कोण होता है ये कहलाता है इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये वाला होगा इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो कोण FGB का जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है वो है कोण CGE। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कोण CGE है इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना आसन कोणों के बारे में, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के बारे में और रेखिक युगल कोणों के बारे में। इस वीडियो में मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो शीर्ष कोण होते हैं, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं, वो बराबर होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक रेखाखंड ले लेता हूँ। तो ये एक रेखाखंड हो गया और मैं यहाँ पे एक और रेखाखंड ले लेता हूँ और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ A, इसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ B, ये बिंदु C हो जाएगा, इसे नाम दे देते हैं D और ये वाले बिंदु को नाम दे देते हैं E। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे दो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो चलो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा और इसके सम्मुख ये वाला ले लेता हूँ। तो ये दोनों हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इससे मैं नाम यहाँ दे देता हूँ बीटा। तो यहाँ पे मुझे साबित करना है कि जो अल्फ़ा है वो बराबर है बीटा के, या मैं कहूँ कि जो कोण CBE है, यहाँ पे ये जो कोण CBE है वो बराबर है कोण ABD के, वो बराबर है कोण ABD के। तो ये मुझे यहाँ साबित करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कोण ले सकता हूँ ये वाला और इसे मैं नाम दे देता हूँ X। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये जो अल्फ़ा और ये जो X ये संपूरक हैं क्योंकि ये आजू बाजू में है और यहाँ पे ये सीधे कोण DBE के ऊपर हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि x धन अल्फ़ा बराबर होगा 180 के। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिल रहा है अल्फ़ा धन x बराबर मिल रहा है 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों है संपूरक कोण। या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मिलाकर बन रहा है एक सीधा कोण DBE। और उसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बीटा है और ये जो x है ये दोनों भी संपूरक कोण हैं क्योंकि ये अगल बगल में है और ये सीधा कोण ABC के ऊपर हैं। तो संपूरक कोण के द्वारा या सीधे कोण ABC के द्वारा हमें मिलेगा कि ये दोनों कोण का जो योगफल है वो है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें मिलेगा कि बीटा धन x ये भी बराबर है 180 डिग्री के। अब अगर यहाँ पर ये वाले समीकरण में मैं दोनों तरफ x से घटा दूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा हमें बराबर मिलेगा, यहाँ x तो कट जाएगा तो यहाँ आएगा 180 डिग्री ऋण x। और यहाँ पे ये वाले समीकरण में भी अगर मैं दोनों तरफ x से घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कि जो बीटा है यहाँ x तो कट जाएगा वो बराबर मिलेगा 180 डिग्री ऋण x के। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ अल्फ़ा हमें बराबर मिल रहा है 180 ऋण x और यहाँ पे बीटा भी बराबर मिल रहा है 180 ऋण x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो है वो बराबर है बीटा के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि अल्फ़ा बराबर है बीटा के, या ये जो कोण है CBE ये बराबर है कोण ABD के। यानी कि ये जो शीर्ष कोण होते हैं या जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं ये दोनों सर्वांग सम होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर इस कोण को मैं नाम देता y, तो ये जो y कोण है ये तो x का शीर्ष कोण है या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हमें ये मिलता कि कोण x भी बराबर है कोण y के। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर हो गए और यहाँ पे ये दोनों कोण भी बराबर हैं, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। अब इसके ऊपर हम या तो ऐसे दे सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, या फिर हम कभी कभी यहाँ पे ऐसे दो चिन्ह भी बना देते हैं जो ये दर्शाता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्ष कोण।
Biscuit gue, telekovid kagak ada dia. Dia kata, नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। हेलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रयास में। इसमें हम लोग आप समझेंगे कि अलग अलग तरीके के पोजीशन पे किस तरह का इमेजेस फॉर्म होगा, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। पिछले क्लास तक हम लोगों ने अलग अलग नियम समझे परावर्तन के, फिर उसके आधार पे हमने समझा कि किस तरह से किरणों का आरेख बनाया जा सकता है। फिर हमने ये बनाने की कोशिश की कि किन किन किरणों को हम लेकर आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब उन्हीं 4 अलग अलग टाइप के किरणों को लेकर हम लोग अलग अलग सिचुएशंस पे प्रतिबिंब भी बनाकर देखेंगे। तो आपको जो चीज़ें जनरली हम लोग रटने की कोशिश करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम उसे आसानी से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो एक एक चीज़ों को हम बारी बारी से पिक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर ड्रॉ करते हैं। तो मिरर हमारे पास कौन से हैं? ये हो गया हमारा पहला मिरर और ये हो गया हमारा दूसरा मिरर। तो बच्चों इस मिरर को क्या कहेंगे? राइट, कॉनकेव मिरर। और इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अवतल दर्पण के केस में ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको कहते हैं पोल। ये जिस बड़े से स्फीयर का हिस्सा हो, जिस बड़े गोले का हिस्सा हो, उसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर जो भी लाइंस हमारी पैरेलल आ रही हों, जो अनंत से पैरेलल आ रही हों, वो जहाँ पे कट करती हैं उसको कहते हैं फोकस। और ये दूरी हमेशा इक्वल होती है, मतलब
ये जो फोकल लेंथ होता है वो हमारे वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसका भी डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब इस आधार पर अगर देखें तो हमारे कितने पोजीशंस हो सकते हैं, हम उनको बनाने की समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ हमें और याद रखना है कि जब भी मिरर हो, हम जो भी वस्तु रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। कोई भी वस्तु को हमें कहाँ रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। इसलिए आप देखते होंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से परावर्तन हो वो सरफेस हमेशा हमारा लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? एक सिचुएशन हो सकती है हमारी कि कोई चीज़ बहुत दूर से आ रही हो, मतलब इन्फिनिटी से आ रही हो। सो अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो हमने तीनों पॉइंट समझ लिया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि हमारी वस्तु कहाँ कहाँ रह सकती है। तो पहली पोजीशन क्या है कि वो इन्फिनिटी या अनंत पर रह सकती है। तो हमारी वस्तु स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है? तो हम अनंत से स्टार्ट करते हैं और पोल तक हम पहुँचते हैं। तो पहला केस हमारे पास है कि हमारी वस्तु अनंत पर अवस्थित हो या इन्फिनिटी पर हो। दैट मीन्स ऑन इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर हमसे अवस्थित होगी तो उसको हम अनंत पर लेंगे या इन्फिनिटी पे लेंगे। और जब बहुत दूर पे कोई चीज़ अवस्थित होती है तो माना जाता है कि उससे जो भी किरणें आ रही हैं या जो रेज आ रही होंगी वो आकर पैरेलल टकराएंगी हमारे मिरर से। तो ये आप याद रखेंगे कि अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उससे जो भी रेज आएंगी, किरणें आएंगी, वो पैरेलल आकर टकराएंगी हमारे मिरर से। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में हो, क्योंकि अनंत बहुत दूर हो गया और इसके वक्रता केंद्र के बीच में किसी जगह पे हमारी वो वस्तु रखी हो। तो दूसरी क्या हो गई? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, बिटवीन infinity and center of curvature। तो ये हमारा एक सिचुएशन हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हो सकता है हमारी वस्तु इस पॉइंट पर रखी हो, मतलब वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, तो उस पॉइंट को हम लिखेंगे वक्रता केंद्र पर या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हो सकता है हमारी वस्तु इन दोनों के बीच में रखी हुई हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, मतलब हो गया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब हो सकता है हमारी वस्तु फोकस पे रखी हो, तो पांचवा केस होगा फोकस पर या एट फोकस। एंड फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक केस बनेगा फोकस और पोल या ध्रुव के बीच। तो एक केस बन सकता है हमारा फोकस और ध्रुव के बीच हमारी वस्तु रखी हो। तो ये हमारे अलग अलग 6 सिचुएशंस हुई। पहली क्या हुई? इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच में, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा फोकस पर और छठा फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये सारी सिचुएशंस पे हमारे अलग अलग इमेजेस बनेंगी। इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे। और ये किस केस में होगा? कॉनकेव मिरर के केस में या अवतल दर्पण के केस में। अभी हम इसके जस्ट बाद उत्तल दर्पण का भी केस समझेंगे, देखेंगे उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। बट यहाँ पे आप समझ गए एक बात को कि हमारा कॉनकेव मिरर में 6 अलग अलग स्थितियाँ होंगी जिसके लिए हम इमेज को ड्रॉ करेंगे।
तो अब आपको ये भी चीज़ याद करने की कभी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ वस्तुओं को रखना है। बस आप एक इमेज ड्रॉ करेंगे और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कैसे? पहला इन्फिनिटी पे, फिर दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच में, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर और छठा फोकस एंड पोल के बीच में। तो आपको लाइन से बढ़ते जाना और सारे पॉइंट्स को लिखते जाना है। तो इसमें बस इतना ही है हमारे लिए। तो इन 6 स्थितियों को हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। सो अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा? जिसमें हमारा उठा हुआ भाग बाहर की तरफ हो और ये सेंटर पॉइंट है, तो ये हमारा एज यूजुअल पोल हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या जानते हैं कि बाकी चीज़ें राइट साइड में होती हैं, क्योंकि उठा हुआ भाग इधर है तो वो इधर बनने वाले गोले का हिस्सा होगा, तो बाकी चीज़ें राइट में चली जाएंगी। तो हमारे लेफ्ट साइड में इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा। एक पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं जो है इन्फिनिटी पे। तो अब इसके लिए भी हम अलग अलग सिचुएशंस बनाते हैं। तो हमारे इसमें 2 ही पॉइंट हैं जो लेफ्ट साइड में होंगे, एक तो इन्फिनिटी होगा, दूसरा पोल हो सकता है। बाकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा राइट साइड में है। और इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किधर रख सकते हैं? लेफ्ट साइड में। तो हम लेफ्ट साइड में हमारे पास यही 2 स्थितियां हैं। उन चीज़ों को हम लोग अभी लिस्ट डाउन करेंगे। सो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी या अनंत पर हो। तो पहला है अनंत पर एट इन्फिनिटी। और अब इन्फिनिटी से आगे बढ़े तो कोई पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है, बस पोल है। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपकी वस्तु रखी जा सकती है। तो दूसरा हो जाएगा अनंत एवं ध्रुव के बीच, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग 2 पोजीशन देखेंगे। पहला देखेंगे इन्फिनिटी पर और दूसरा देखेंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो इसके अलावा कोई और स्थिति इसमें उत्पन्न नहीं होती है। तो ये केस होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का या उत्तल दर्पण का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे इसमें फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में चले जाते हैं और हमारी कोई भी वस्तु लेफ्ट साइड में रखी जा सकती है जिधर परावर्तक सतह हमारी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस एग्जिस्ट करती हो। अब चलिए हम लोग एक एक अलग अलग स्थितियों पे, पहले कॉनकेव मिरर फिर कॉन्वेक्स मिरर पर हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे वस्तुओं के प्रतिबिंब बनेंगे, किस किस तरह से रेज पास करेंगी और क्या क्या इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बनेगा। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर से। तो चलिए सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए। कॉनकेव मिरर में जो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? पोल, मतलब P पॉइंट हो जाएगा। ये जिसका हिस्सा होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक पॉइंट होगा जो यहाँ पे फोकल लेंथ की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी से। तो अगर इन्फिनिटी से रे अगर आ रही होंगी तो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तो हमने 2 रे को ले लिया जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। और फोकस का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई रे पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ से पार करेगी? फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, राइट। तो हमारी ये भी फोकस से गुजरेगी और ये भी फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो इमेज जहाँ फॉर्म होता है वहाँ पे 2 अलग अलग किरणों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या मिलान बिंदु होती है। तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग किरणें हमने ली, ये फर्स्ट किरण है और दूसरी किरण है। ये दोनों परावर्तन के बाद इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकल लेंथ पे। तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट या वस्तु इंफिनिटी पे हो या अनंत पर हो तो हमारा इमेज या प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर, क्योंकि यही तो फोकस का हमारा डेफिनेशन था। तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। और फोकस पर चूंकि सारी रेज आकर एक ही बिंदु पे टकराएंगी, चाहे कितना भी बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट हो, उसका साइज क्या रह जाएगा? उसका साइज हो जाएगा पॉइंट साइज या बिंदु
आकार का हो जाएगा, बिंदु साइज होगी उस पार्टिकुलर इमेज की साइज। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर रखा है तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर और उसका साइज होगा पॉइंट साइज। और चूंकि ये इमेज हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है, हमारे बाईं तरफ बन रहा है, तो ये इमेज में एक्चुअली में क्या देख रहे हैं हम कि रेज टकरा रही हैं। और रेज अगर एक्चुअली में टकराए तो किस तरह का इमेज बनता है हमारा? रियल इमेज बनता है। हमारा इमेज बनेगा रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनेगा इसमें। और रियल इमेज के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये इमेज जनरली उल्टी होती हैं, मतलब इन्वर्टेड होती हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसका इमेज हमें बनेगा फोकस पर, साइज उसका होगा पॉइंट साइज। और ये रियल इमेज होंगी, ये वास्तविक प्रतिबिंब होंगी। और वास्तविक प्रतिबिंब की एक प्रवृत्ति होती है कि ये उल्टी होती हैं या इन्वर्टेड होती हैं, तो ये भी इन्वर्टेड होनी चाहिए। बट चूंकि ये बिंदु तरह का है तो इसमें आपका इन्वर्टेड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमें मोस्टली इस पॉइंट तक याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो हमारा इमेज बनेगा फोकल लेंथ पर और वो बनेगा रियल इमेज बनेगा और उसका साइज होगा एक बिंदु के जैसा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें हमने कौन सी किरण यूज की? जो हमने पहले पढ़ा था उसमें से एक वैसी किरण जो पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पार करे। तो यही दोनों किरणों को यूज करके हमने इसका इमेज डायग्राम या रेखा आलेख बनाया है। हमने इसका किरण आलेख जो बनाया है इन दोनों रेज को यूज करके बनाया है। तो इससे आप आसानी से इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो इसमें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आपको क्या करना है, दो किरणों को लेना है जो इन्फिनिटी से आ रही हों। चूंकि वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी तो वो पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब हुआ कि वो फोकस से पार करेंगी। और चूंकि दो किरणें दोनों फोकस से ही पार कर रही हैं तो मतलब उसी जगह पे हमारा उसका प्रतिबिंब बनेगा। और सारी किरणें जो भी दूर से आएंगी वो उसी पॉइंट से पार करेंगी। तो हमारा मतलब क्या हो गया कि साइज हमारा पॉइंट साइज रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस पार्टिकुलर इमेज को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे जिसमें हम लोग एक थर्मोकॉल ले रखा है, हम लोगों ने कुछ हम लोगों ने पिंस ले रखा है, कुछ एक हमारे पास एक ब्लैक कलर का धागा है जिसको हम एज ए रेज यूज करेंगे। इसके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके घर पे भी होंगी तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर थी? इन्फिनिटी पे थी। तो एक ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे लिया और वहाँ से मान रहे हैं कि एक रे हमारा आ रहा हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है और एक रे हमारी आ रही है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर इन्फिनिटी पे होगी तो रे कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है पीसी उसके पैरेलल आएगी। तो पैरेलल आने का मतलब हुआ ये यहाँ पर आकर इस बिंदु पर आकर टकरा रही होगी। देन उसके बाद हम लोग को समझा है कि जब भी ऐसी कोई रे होती है तो ये रे किस तरफ जाती है? हमारी ये रे मुड़ जाती है फोकस की तरफ। तो फोकस हमारा कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है। तो हमारा ये रे फोकस पॉइंट से पार करेगा। तो आपने देखा ये रे हमने बना लिया फोकस पॉइंट से। और अब हम लोग इसी तरह का एक दूसरा रे ड्रॉ करते हैं। तो अब दूसरा रे हम लोग कहाँ से लेंगे? फिर से हम इन्फिनिटी से ही लेंगे। तो इन्फिनिटी से हमने एक और रे लिया जिसको हम लोगों ने नीचे से ले लिया। ये रे भी आ रही है सीधी, ये भी लेंस हमारे मिरर से टकराएगी। मिरर से टकराने पर किस तरफ मुड़ जाएगी? ये भी हमारी ये भी रे फोकस की तरफ मुड़ जाएगी। और फोकस की तरफ मुड़कर ये कहाँ जा रही है? ये आप क्या देख पा रहे हैं कि फोकस पर एक सर्टेन पॉइंट पर ही ये रे आकर इंटरसेक्ट कर रही है। और इसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या समझा था? इस पॉइंट को हम लोगों ने समझा था फोकस पे, फोकल पॉइंट पे आपका ये पार्टिकुलर इमेज फॉर्म हो रहा है क्योंकि हमारी ये दोनों रेज आकर इसी पॉइंट पर मिल रही हैं। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं और वो एक जगह पे टकरा रही हैं जो है हमारा फोकल पॉइंट। तो आप लोगों ने जो बोर्ड पे देखा था उसी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यहाँ पे देखा है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास घर पे कोई मिरर हो जो कॉन्केव टाइप का हो तो सूर्य की रोशनी को
अगर आप उसके थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखते होंगे कि पेपर वगैरह जल जाता है कई बार। तो उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि सूर्य चूँकि बहुत दूरी पर है तो मतलब अनंत से किरणें आ रही हैं जो मिरर से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, और वो बिंदु है हमारा फोकस बिंदु, और उस बिंदु पर केंद्रित होने के कारण सारी ऊर्जा वहीं पे आती है और इसके कारण वो पेपर हमारा जल जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी देखकर समझ सकते हैं। चलिए, तो पहला केस हम लोगों ने समझा कि इन्फिनिटी पे रहेगा तो क्या होगा। अब हम लोग दूसरे केस पर आते हैं। जो दूसरा केस हमारा क्या था, पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। इस बीच का पॉइंट का नाम हो गया हमारा P, और ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। सो ये लाइन हमने ड्रॉ किया जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाया। इसमें हमारे दो पॉइंट्स हैं, पहला है हमारा फोकस, दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा दूसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरे केस में हम लोग आएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, मतलब इन्फिनिटी बिटवीन infinity and center of curvature। तो हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारा कहीं यहाँ पर था, उसका नाम हमने दे दिया AB। अब A से एक किरण लेते हैं जो सीधा जाकर पैरेलली हमारे मिरर से टकराएगी। अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराएगी तो ये कहाँ से पार करेगी, ये हमारे फोकल लेंस से होकर गुजरेगी। ये हमने एक किरण पढ़ी थी पहले, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हो तो वो हमारे फोकस से होकर गुजरती है। फिर एक दूसरी किरण हम लोग लेते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो ये वापस उसी लाइन पर वापस चली जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ऐसी जो भी रेखा होगी या किरण होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसी रेखा पर वो वापस हो जाएगी, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों शून्य हो जाएगा। तो अब ये दोनों किरणें आपस में कहाँ टकरा रही हैं? ये दोनों किरणें इस बिंदु पर टकरा रही हैं, मतलब हमारा A का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर A डैश के रूप में आएगा। उसी तरह अगर आप B का देखेंगे तो B का भी प्रतिबिंब आपको इस रेखा पे मिलेगा, जो अलग अलग तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा AB का A डैश B डैश के फॉर्म में। तो अलग अलग पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग इमेजेस मिलेगा। उन सबको आप जब आप मिलाएंगे तो एक A डैश B डैश टाइप का इमेज आपको ड्रॉ कर पाएंगे। हमने A का एक इमेज ड्रॉ करके देखा जो हमें A डैश यहाँ पर मिला। उसी तरह से हम उसके नीचे की पॉइंट का बनाएंगे तो ये थोड़ा ऊपर उसके नीचे ऊपर होगा। ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें A डैश B डैश करके एक रेखा देखने को मिलेगी, और ये रेखा हमारी प्रतिबिंब होगी AB की, जो हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर हम इमेज देखें तो कहाँ पर इमेज हमारा बन रहा है? ये इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है इमेज की पोजीशन कहाँ पे है? हमारे प्रतिबिंब की स्थिति है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। हमें ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन पता चल गई। सेकंड, आप देख पा रहे होंगे कि AB की लंबाई जो है और जो A डैश B डैश की लंबाई है इनमें काफ़ी अंतर है। AB ज़्यादा बड़ा है और A डैश B डैश छोटा है। तो मतलब हमारे इमेज का हाइट क्या होगा? लेस देन ऑब्जेक्ट
हाइट, मतलब छोटा होगा वस्तु के तुलना में। फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी रेज एक्चुअली में टकरा रही हैं। जो हमारी दोनों रेज थी ये एक्चुअली में टकरा रही हैं। तो हमारा इमेज किस तरह का बनेगा? रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनेगा। और ए बी आपका ऊपर की तरफ है, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रियल इमेज हमारा इन्वर्टेड होता है, तो ये भी हमारा इन्वर्टेड होगा, मतलब कि उल्टा इमेज आपका फॉर्म होगा। तो जब भी वस्तु आपके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होगी, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। और इस किस तरह का इमेज होगा? ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये भी आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इमेज इसका किस तरह से फॉर्म होता है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये इमेज हमेशा माइंड में रखना है कि कौन कौन सी रेज को लेना है। तो पहला रे हमने ये वाला लिया और दूसरा रे हमने सेंटर से पास होने वाला लिया। अगर इन दोनों रे को हमने सही से ड्रॉ किया तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस तरह का इमेज बनेगा, साइज क्या होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो यहाँ चूंकि एक्चुअली में रेज कट कर रही थी तो हमने रियल समझ लिया। फिर हमने देखा कि ए बी की हाइट जो है और ए डैश बी डैश की हाइट है, उसमें ए डैश बी डैश की हाइट बहुत छोटी है, तो मतलब वो छोटी इमेज बन रही है और साथ ही साथ ये उल्टी तो बन ही रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इसको सही से ड्रॉ करेंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। सो बच्चों, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को भी दोहराते हैं अपने थर्मोकॉल और धागे के हेल्प से कि किस तरह से काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया है, जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो अब हम लोग यहाँ से दो अलग अलग रेज को पॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों रेज किस तरह से हमारा इमेज फॉर्म करेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रे। तो हमारा अगर फर्स्ट रे मान लेते हैं इस पॉइंट से अगर जाता है, जो हमारा ए पॉइंट है, तो ये अगर रे हमारी सीधी आ रही है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस कंडीशन में ये रे हमारा किधर से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो हमारी ये रे बना लिया हम लोगों ने जो पैरेलल आ रही है और इसलिए वो फोकस से पास कर जा रही है। अब हम एक दूसरा रे बनाते हैं जो हमारी सेम पॉइंट से ए पॉइंट से पास कर रही हो और ये अगर सी से गुजर रही हो, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही हो, तो ये नॉर्मल आकर इस हमारे स्फेरिकल जो मिरर है उस पर नॉर्मली आकर टकराएगी और नॉर्मल टकराने के कारण ये जो रे है हमारी सीधी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो हमारे रे इस तरह से फॉर्म होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो रे है सेम पॉइंट पर, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जो हमने बोर्ड पर जो डायग्राम बनाया था उस पर भी हमने देखा था कि एक कॉमन पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो बिंदु है हमारा सी और एफ के बीच में है। तो ये जो पार्टिकुलर बिंदु आया ये हमारे इस पॉइंट का इमेज हुआ या प्रतिबिंब हुआ। तो इसका मतलब है अगर अलग अलग पॉइंट्स का हम ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाएगा और अल्टीमेटली आकर हमें एक इमेज मिलेगा जो हमें करीबन इस तरह का देखने को मिलेगा। सो उसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो स्ट्रेट जाकर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में हो तो हमारा इमेज जो बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट जिस हाइट का है उससे वो छोटी डिस्ट हाइट का होगा, जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई हमारी उससे काफ़ी छोटी है। और साथ ही साथ ये जो बनेगा हमारा इमेज वो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि हमारी जो दोनों रेज हैं जो जब रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनके रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो हमारा ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। और सेकेंडरी ये हमेशा हमारा इन्वर्टेड होगा।
तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिटी से अगर सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, तो पहला आप बताएंगे कि वो रियल इमेज होगा, देन वो इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होगा और इसकी पोजीशन होगी सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो इस डायग्राम को भी आप अपने घर पे एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी आसानी से। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।